हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल BRA एजुकेशन सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल, यानी जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में श्वसन कैसे होता है, कंप्लीट हमने देखा था क्योंकि आपकी NCERT में थोड़ा सा दिया है, हम उसमें पूरा कवर किए हैं। नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्लास 10th की बायोलॉजी की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, उसमें स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार आपके बुक में दिया है कि कौन कौन से टॉपिक को पहले पढ़ना है, उसी प्रकार उस प्लेलिस्ट में भी है, डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं जंतुओं में श्वसन यानी रेस्पिरेशन इन एनिमल में कैसे होता है, उसे पढ़ेंगे। इसमें मैं दोनों लैंग्वेज को कवर करने दूंगा, हिंदी और इंग्लिश को, ठीक है। तो हिंदी वाले हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर हम रेस्पिरेशन इन एनिमल से पढ़ने से पहले हम इसमें ये पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं। यानी कि अभी देखे होंगे कि पहले अगर पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन चालू कर देंगे, रेस्पिरेशन इन एनिमल, तो आपको अगर मैं वहाँ पास बताऊंगी कौन कौन से एक्वेटिक होते हैं, कौन कौन से टेरेस्ट्रियल होते हैं, कौन कौन से एम्फेबियन होते हैं, तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। लेकिन ये तो इन तीनों जो मैंने नाम बताया, अगर इसे पहले समझ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बस आपको ये याद रखना रहेगा कि कौन कौन से एनिमल में कहाँ कहाँ से रेस्पिरेशन और कौन कौन से आर्गन होते हैं, वो आपको पता हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो रेस्पिरेशन इन एनिमल पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ते हैं, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फेबियन एनिमल क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लंबा न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और मस्त तरीके से अपनी जर्नी को पूरा करते हैं। चला मेरा भाई, पढ़ते हैं एक्वेटिक या जलीय जंतु किसे कहते हैं। जली पूछो या एक्वेटिक, दोनों वही है, बस इंग्लिश फॉर्म लिखा है। बस ये जली है, जली या जलचर, ये एक्वेटिक एनिमल क्या होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तुरंत आप समझ में आएगा। जली या जलचर जंतु किसे कहते हैं, तो जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जलीय या जलचर जंतु कहते हैं। ये मेरा भाई कुछ दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा वीडियो तो देखते जा। एक्वेटिक या जलीय जंतु क्या किसे कहते हैं, तो जो जंतु जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं जलीय या जलचर जंतु बोलते हैं। उदाहरण की बात बोले, उदाहरण क्या है, तो उदाहरण बता देंगे भाई, मछली, झींगा, मोलस्का, मेढक और घोंघा, ये सभी क्या है, ये आपको फोटो दिख रहा है, सीक्वेंस वाइज है। मछली, झींगा, मोलस्का, मेढक और घोंघा, ये सभी सीक्वेंस लिखा है, ये आप उदाहरण देख सकते हैं। तो पूछे जलीय जंतु किसे कहते हैं या जलचर जंतु किसे कहते हैं, तो आप बताना जो जंतु पानी में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे जलचर जंतु कहते हैं। वही इसे इंग्लिश में लिखा है कि एक्वेटिक एनिमल किसे कहते हैं, तो बताना है कि द एनिमल दैट लिव इन वाटर, द एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक या एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक बोलिए या एक्वेटिक एनिमल बोलिए दोस्तों, दोनों सही है। तो आपको क्या बताना है, द एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल। इसका एग्जाम्पल पूछे तो बता दीजिएगा, एग्जाम्पल इसका क्या है, फिश है, प्राण है, मोलस्का है, फ्रॉग है, स्नेल है। दोस्तों हिंदी के यही पास इंग्लिश कर दिया हूँ और कुछ नहीं है। इंग्लिश वाले हिंदी वाले घबराइएगा नहीं, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, पूरा समझ में आपके दिमाग में सीधा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप बताइए कि एक्वेटिक या जलीय जंतु समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आ गया। चलिए हम पढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल किसे कहते हैं, ठीक है, या थलचर जंतु किसे कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों साथ ले चल रहा हूं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसको नोट कीजिए, हम पढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या होते हैं। चलो भाई देखते हैं थलचर जंतु किसे कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल किसे कहते हैं। भाई तुझे टेरेस्ट्रियल एनिमल से क्या मतलब है, तो तू हिंदी पढ़ने आया है, थलचर एनिमल पढ़ने आया है, तो तुझे टेरेस्ट्रियल एनिमल से क्या मतलब है। और तू जब टेरेस्ट्रियल एनिमल पढ़ने आया है तो थलचर जंतु से तुझे क्या मतलब है। तो हिंदी वाला है तो हिंदी पढ़, तो इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश पढ़। तुझे क्या मतलब है थलचर से, तुझे पढ़ना है टेरेस्ट्रियल, और तुझे मतलब है थलचर से, तुझे मतलब क्या है टेरेस्ट्रियल पढ़ने से। तो हिंदी वाला है हिंदी पढ़, इंग्लिश वाला है इंग्लिश पढ़, दोनों पढ़ना चाहता है तो मैं ही यहाँ पढ़ा रहा हूँ, दोनों पढ़ते हैं। चलिए आइए देखिए, थलचर या स्थलीय जंतु किसे कहते हैं, स्थलीय या थलचर। स्थल से आपको समझ में ये आ रहा है, जो स्थल में रहते हैं, जो जमीन में रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्थलीय या थलचर जंतु कहते हैं। देखते हैं डिफिनीशन क्या है, जो जंतु थल में रहते हैं, थल में रहते हैं या जमीन में रहते हैं, थल जमीन वही है, तो उसे क्या कहते हैं, स्थलीय या थलचर जंतु कहते हैं। भाई इतना समझ में आया कि नहीं, जो जमीन में रहते हैं उसे क्या कहेंगे, थलचर जंतु कहेंगे। बस उदाहरण की बात कर, उदाहरण मुझे बता, उदाहरण क्या लिखा है, मनुष्य। भाई तो ये खुद ही है, आओ बता, मुझे कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो खुद ही एक क्या है, थलचर मनुष्य, थलचर जंतु है, और किसी की एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। मनुष्य, मेढक है, सांप है और चिड़िया, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, ये सभी एग्जाम्पल थलचर के हैं।
ये सभी एग्जाम्पल थलचर के हैं। भाई यार तुझे इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इंग्लिश क्या लिखा है, द एनिमल दैट लिव ऑन लैंड। भाई यहाँ मैंने इंग्लिश का ध्यान दिया, इन नहीं लगाया, ऑन लगाया, क्योंकि ऊपर रहते हैं। ऑन आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल, द एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल। भाई इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है भाई, जो यहाँ पास लिखा है, जो यहाँ मैंने फोटो लगाया है सीक्वेंस से, यही है, क्या है, यही है टेरेस्ट्रियल एनिमल। ह्यूमन, फ्रॉग, स्नेल एंड बर्ड्स। भाई यहाँ तू एक बात ध्यान दे रहा होगा, अगर ध्यान से वीडियो देख रहा है तो। भाई मैंने एक्वेटिक में भी फ्रॉग लिखा था, यहाँ भी लिखा था, तो ये दोनों कैसे आ गए भाई, ये ससुरा पागल है, ये दोनों जगह रहता है, दोनों जगह रह लेता है, इसकी नेचर इसी का है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये टेरेस्ट्रियल भी है और फ्रॉग एक्वेटिक भी है, दोनों है। तो भाई इसे क्या नाम देंगे, इसे बोलेंगे एम्फीबियन बोलेंगे। एम्फीबियन क्या होते हैं उसे हम अभी देखेंगे। पहले ये बताइए टेरेस्ट्रियल या थलचर समझ में आया कि नहीं। क्या होते हैं, जो जमीन में रहते हैं, जो लैंड में रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे थलचर या टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं। एग्जाम्पल पूछे तो भाई तू खुद ही एक टेरेस्ट्रियल है, थलचर एनिमल है, ठीक है, तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। और जो 3-4 एग्जाम्पल और लिखे हैं उसे लिख ले, और ये पेपर में तेरे ज़्यादा नहीं आएगा, बस आपके पेपर में ये आया है कि रेस्पिरेशन एनिमल, उसमें केवल फिश का आएगा, 95% चांस है कि फिश का आएगा, और ये सभी नहीं आएगा। लेकिन आ जाएगा तब 5% इसमें बच रहा है, आ जाएगा तो क्या करेगा, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तो इसको नोट करिए। अब हम पढ़ते हैं, ये जो मेढक है, ये मेढक जो फ्रॉग है, ये दोनों जगह रह लेता है, इसे क्या कहेंगे, इसे एम्फीबियन कहेंगे। तो हम अब क्या पढ़ेंगे, एम्फीबियन पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको नोट कीजिए। अब पढ़ते हैं हम एम्फीबियन एनिमल क्या होते हैं। सगरो धुआं धुआं उठल जिंदगी में हमरा ऐसे, जान बिन बेजान भईनी जी ही बोला कैसे, तू बतावा ना, तू समझावा ना। ये बाबू तू आ, तुझे बताऊंगा समझाऊंगा दोनों, तू आ बताता हूँ तुझे एम्फीबियन एनिमल क्या होते हैं, थल जल चल या बोले उभयचर जंतु किसे कहते हैं। तो बताया ना अभी, मेढक, मेढक क्या होते हैं, ये ससुरा दोनों में रहता है, थल में रहेगा मतलब पानी में रहेगा, और ऊपर जमीन में रहेगा, तो इसे क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे उभयचर या थल जल। थल मतलब पानी, थल जल माने पानी, थल माने जमीन, तो इसे बोलते हैं उभयचर या जल थल चल दोनों, ठीक है। तो पहले हिंदी समझते हैं, फिर बाद में इंग्लिश पर आएंगे, पहले हिंदी देखते हैं। कुछ जंतु भूमि तथा जल दोनों में रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे उभयचर बोलते हैं, ठीक है। उभयचर याद रखिए, या थल जल चल दोनों याद करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप केवल उभयचर याद कर लीजिए, इतना ही बहुत है। तो क्या क्यों इसे कहा जाता है, क्योंकि ये भूमि और जल दोनों में रहते हैं, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इसे उभयचर बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल एक ही आपके सिलेबस में है, तो हम एक ही पढ़ेंगे, आगे और मिलेंगे तो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मेढक है। मेढक क्यों है, क्यों हम मेढक भरकर रखे हैं, क्योंकि ये त्वचा और फेफड़े दोनों शोषण करते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं एम्फीबियन, मतलब उभयचर। अगर आप भी स्किन और फेफड़े दोनों से करते होंगे, त्वचा और फेफड़ा दोनों से करते होंगे, तो आपको भी मैं कहाँ रखता, उभयचर में रखता। लेकिन आप केवल फेफड़े से करते हैं, इसलिए मैं नहीं रख सकता, चाह कर भी नहीं रख सकता, ठीक है, इसलिए नहीं रखा। आप समझते हैं एम्फीबियन। इंग्लिश वाले समझिए। भाई तो क्यों परेशान हो रहा है, तो इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश से पढ़, तो हिंदी वाला है तो हिंदी से पढ़। भाई मैं समझ सकता हूँ हिंदी इंग्लिश क्या होता है भाई, इसीलिए मेरा नंबर बहुत कम आया है, इसलिए मैं भाई दोनों पढ़ा रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि नंबर मेरा कम आया है, मैं समझ सकता हूँ भाई। क्योंकि जो 9th में हिंदी से पढ़ा है, 10th में इंग्लिश से जाता है, वो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं एम्फीबियन एनिमल क्या होते हैं। तो बस ये लिखा है हिंदी में, ये लिखा है इंग्लिश में, एग्जाम्पल वही है, ठीक है। तो समझते हैं। सम एनिमल लिव ऑन बाथ लैंड एंड वाटर, दे आर कॉल्ड एम्फीबियन एनिमल। वही लिखा है, जो जंतु जल थल मतलब पानी जमीन में दोनों में रहता है, उसे क्या कहेंगे, एम्फीबियन एनिमल। इस पे एग्जाम्पल कौन सा है, तो फ्रॉग, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉग है। क्यों इसे एम्फीबियन में रखा गया है, दे कैन रेस्पायर थ्रू बोथ स्किन एंड लंग्स। इसे क्या बोलते हैं, एम्फीबियन या उभयचर बोलते हैं। समझ में आया भाई, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एम्फीबियन। अब भाई हम समझते हैं कि रेस्पिरेशन एनिमल कैसे होता है, उसे समझते हैं। पहले बताइए इतना पूरा समझ में आया कि नहीं, आराम से समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर आइए आगे। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल। चलिए फ्रेंड्स, इसको जल्दी से नोट कीजिए, हम जल्दी शुरुआत करते हैं। चलिए आई भैया, सबसे एक ही टेबल में सबको ख़त्म करेंगे, तो भाई सबको भूल जाना, तुम मुझे भी भूल जा, लेकिन इस टेबल को मत भूलना। अगर ये इसको टेबल को भूला तो समझो तू फेल हुआ,
भाई देख इधर देख, ध्यान से देख, पूरा ध्यान बोर्ड में। रेस्पिरेशन इन एनिमल, भाई हिंदी वाले देख ध्यान से देखिएगा। स्किन लंग हिंदी में नहीं लिखा भाई, स्किन त्वचा लंग फेफड़ा, ये तो आप जानते होंगे, इतना मतलब वो नहीं है, ठीक है। चलिए आइए रेस्पिरेशन एनिमल पढ़ते हैं। देखिए रेस्पिरेशन एनिमल पढ़ते हैं। ये रेस्पिरेशन एनिमल, एनिमल में कितने प्रकार के होते हैं ये पहले देखते हैं। अभी देख कर आए हैं, कितने प्रकार देखे हैं, कितने प्रकार देखे, 3 प्रकार देखे, वही यहाँ पास लिखा हूँ, बस एक चीज़ बदला हूँ, बस रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन, ठीक है। तो देखते हैं एनिमल में, एनिमल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, एम्फीबियन होते हैं। भाई यहाँ हिंदी भी लिखा है, उभयचर, थलचर और जलचर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कितने एक्वेटिक अभी बताए ना, मैं पहले ही बता दिया भाई, जब यहाँ पास आओगे तो बहुत दिक्कत होगी, इसीलिए मैं पहले बता दिया हूँ कि जो एम्फीबियन होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, ये जो होते हैं ये कहाँ रहते हैं, लिव इन वाटर, अभी बता कर आया है। ये कहाँ रहते हैं, लिव ऑन लैंड। और उभयचर जो होते हैं, एम्फीबियन होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, लिव ऑन बाथ, मतलब कि पानी में और जमीन में दोनों में रहते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे एम्फीबियन। अब देखते हैं यहाँ जो मेन चीज है, सबसे मेन चीज है रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन। भाई रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो आइए देखते हैं। रेस्पिरेशन जो पानी में रहते हैं, जितने भी पानी में जंतु रहते हैं, वो रेस्पिरेशन किसके द्वारा करते हैं, तो गिल्स के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, गिल्स के। हिंदी में भी गिल्स, इंग्लिश में भी गिल्स, इसलिए मैं यहाँ पास हिंदी नहीं लिखा हूँ। इतना बात समझ में आया भाई। जो पानी में जंतु रहते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, श्वसन किसके द्वारा करते हैं, गिल्स के द्वारा करते हैं। इतना बात समझ में आया मेरा भाई। चलिए आते हैं टेरेस्ट्रियल या थलचर जंतु में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो देखिए यहाँ 2 प्रकार से होता है, यहाँ स्किन से भी कर सकते हैं और लंग्स से भी कर सकते हैं, दोनों से रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब देखते हैं एम्फीबियन में, एम्फीबियन में रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, स्किन एंड लंग्स दोनों में करते हैं। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया भाई। देखिए यहाँ एनिमल कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन। और ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, गिल्स के द्वारा करते हैं, स्किन एंड लंग्स के द्वारा करते हैं, ठीक है भाई। तो अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि पानी में जो मछली रहते हैं उन्हें बाहर निकाल देते हैं, क्यों मर जाती, भाई उनमें गिल्स है, फेफड़ा स्किन से स्किन नहीं करते हैं, रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, इसलिए मछली को पानी से बाहर निकालते ही वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। इतना बात समझ में आया कि नहीं, कि मछली क्यों बाहर निकालने से मर जाती है, भाई उसके पास गिल्स है, फेफड़ा स्किन नहीं है, उससे रेस्पिरेशन नहीं करता, इसलिए यहाँ पास वो मर जाती है, ठीक है। तो ये गिल्स के द्वारा हुआ, ये स्किन एंड लंग्स के द्वारा दोनों से करते हैं, और जो एम्फीबियन होते हैं वो स्किन एंड लंग्स दोनों के द्वारा करते हैं। इतना समझ में आया, बस इतना था रेस्पिरेशन इन एनिमल। भाई आपके सिलेबस में केवल मछली का दिया है, मछली का मतलब फिश का दिया है, तो 95% मुझे विश्वास है और आपको भी विश्वास दिलाता हूँ कि फिश से क्वेश्चन आएगा। और जो ये दोनों और है ना 95% है कि टेरेस्ट्रियल और एम्फीबियन, इनसे क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए मैं भाई पढ़ा दिया हूँ। अब चाहे जहाँ से आए कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट करिए, मैं थोड़ा 2-3 पॉइंट नोट लिखा दे रहा हूँ जो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा, और एनसीईआरटी में भी वही दिया है, ठीक है। तो उसको पढ़ाता हूँ, बस 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, ठीक है। तो उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए, और इसको सबसे मस्त तरीके से लिखिएगा, क्योंकि यही सबसे मेन है भाई। अगर इसको भूलिए तो समझो सब भूल गए। आइए फ्रेंड्स, बस 4 नोट लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। देखिए सबसे पहले नोट क्या लिखा है, हिंदी वाले हिंदी देखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश देखेंगे। गैसों में, जंतुओं में गैसों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ठीक है। देखिए पौधों में क्या होता था, गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता था, विसरण कहलाता था ना, या डिफ्यूजन इंग्लिश में बोलते हैं, डिफ्यूजन, और हिंदी में विसरण बोलते हैं। तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। लेकिन इसमें किस में होता है, तो ये श्वासोच्छ्वास होता है, ठीक है। तो द एक्सचेंज ऑफ गैस इन एनिमल इज कॉल्ड ब्रीदिंग, ठीक है। पहला नोट समझ में आया कि नहीं, कि जो गैसों के एक्सचेंज होता है उसे क्या कहते हैं, उसे ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। दूसरा नोट लिखा है, अमीबा, पैरामीशियम, स्पेंजो तथा प्लेनेरिया आदि एक कोश की जीव होते हैं, और ये अपनी कोशिका झिल्ली द्वारा श्वसन करते हैं। इस अमीबा, पैरामीशियम, स्पेंजो तथा प्लानेरिया ये क्या होते हैं, ये एक कोश की जीव होते हैं। जितने भी एक कोश की जीव होते हैं वो श्वसन कहाँ से करते हैं, कोशिका झिल्ली, यानी ये कोशिका झिल्ली लिखा है ना, तो कोशिका झिल्ली से करते हैं, जितने भी एक कोश की जीव होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, स्पेंजो तथा प्लानेरिया रेस्पायर थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, याद रखेंगे सेल मेम्ब्रेन।
तो इतना बात दोनों समझ में आ गया कि नहीं, कि गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो ब्रीदिंग कहलाता है। और एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो श्वसन किसके द्वारा करते हैं, तो कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा करते हैं। अब यहाँ पास ये वाला दोनों बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में है, इससे क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है। तो पहले बता दे रहा हूँ, सबसे पहले ध्यान से दीजिएगा, थोड़ा बस 1 मिनट लगेगा, बस समझा दूंगा। देखिए, जो वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, इतना समझ में आया कि नहीं? क्या बोला मैंने कि वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, ये समझ में आया? तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जब ऑक्सीजन जो जल में है, वाटर में है, इसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, तो इसमें वाटर जो होता है, वाटर की मात्रा कम होती है। तो वाटर की मात्रा कम होती है, लो होती है, तो इसमें जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज हाई होता है। इसमें देखे होंगे मछली क्या करती है कि जल्दी जल्दी अपने मुंह से रेस्पिरेशन करता है, जल्दी बंद करती है, जल्दी खोलती है, जल्दी बंद करती है, जल्दी खोलती है। क्या आप जल्दी जल्दी करते हैं? क्या नहीं करते ना, क्योंकि यहाँ पास जो एटमॉस्फेयर में है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21% है, 21% है। तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन की मात्रा हाई है, ऑक्सीजन की मात्रा हाई है, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगा, लो होगा। इतना समझ में आया कि नहीं? चलिए फिर से एक बार समझाते हैं, नहीं समझ में आया होगा। देखिए, वाटर में क्या है, ऑक्सीजन डिजॉल्व है, घुली हुई है। यहाँ पास हिंदी नहीं लिखा हो, लेकिन डिजॉल्व मतलब होता है घुली हुई है, ठीक है। आपने जो पानी में है उसमें ऑक्सीजन क्या है, घुली हुई है, ठीक है। तो घुली हुई है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो क्या होगा, इसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज हाई होगा। तो ये ऑक्सीजन कम है, तो रेस्पिरेशन के क्या होगा, रेट क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्या लिखा है, एटमॉस्फेयर, जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 21% होती है, 21% होती है। तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, हाई है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, हाई है, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगा, लो होगा। तो मैं एक बात यहाँ जरूर कह सकता हूँ दोस्तों, कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पास देखिए दोस्तों, यहाँ पास ऑक्सीजन कम थी तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई था। यहाँ पर जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा थी तो यहाँ पास क्या था, रेस्पिरेशन कम था। तो वही बात बता सकता हूँ, इसका उल्टा होता है, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा तो रेस्पिरेशन कम, रेस्पिरेशन ज़्यादा तो ऑक्सीजन कम। इतना बात समझ में आया दोस्तों? वही यही को यहाँ पास लिखा हूँ और कुछ नहीं लिखा हूँ, बस इसको याद रखिएगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन। इतना बात समझ में आया दोस्तों? तो चलिए इस वीडियो को यहीं पास समाप्त करते हैं। जितना भी पढ़ाया आज का समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे वीडियो करके देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो कई लोग शायरी का मतलब कह रहे थे कि भाई आप पढ़ाते पढ़ाते आप शायरी भी कीजिए, तो देखिए इसको नोट करिए, पहले बताइए इतना पूरा समझ में आया कि नहीं, इतना पूरा समझ में आया? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब एक बार शायरी सुना देता हूँ, उसके बाद वीडियो को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो शायरी किस प्रकार है, तो सुनिएगा गौर से दोस्तों, कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटें से लड़ तो सही, कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटें से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, कि सब होगा हासिल, तू अपने जिद पर अड़ तो सही, तू अपने जिद पर अड़ तो सही। तो चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशन शायरी को याद करते हुए इस वीडियो को हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अच्छे प्रकार से पढ़ते रहिएगा और अपनी जो जर्नी है उसे पूरा करते रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।